जरा सोचिए, हमारी धरती पर एक दिन अचानक एक ऐसा तूफान आ जाए जिसके सामने जो भी आए वो जमकर बर्फ बन जाए, चाहे वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो या समंदर। आज की मूवी द डे आफ्टर टुमारो में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एंटार्क्टिका का सीन देखते हैं, जहां 3 साइंटिस्ट वहां की बर्फ के सैंपल्स लेने के लिए आए हैं। उन सब में जैक अपने 2 कलीग्स जेसन और फ्रैंक के साथ है। वहां अचानक सरफेस टूटने लगती है और बर्फ डसना शुरू हो जाता है, और जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। और उसी खाई के अंदर जेसन गिरने वाला था, लेकिन उसे बाकी दोनों बचा लेते हैं। और वो लोग देखते हैं कि एंटार्क्टिका की सरफेस टूटकर अलग होने लगती है। इसे देखकर वो तीनों काफी हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यूएन कॉन्फ्रेंस होती है, जहां जेक सभी लोगों को आने वाले खतरे के बारे में वार्न करता है। वो कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान काफी बढ़ रहा है, और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो आने वाले 100-200 सालों में बड़े बड़े ग्लेशियर्स और हिमालय जैसे पहाड़ पिघलकर समंदर में मिल जाएंगे, जिसके वजह से मौसम में काफी बदलाव होगा और भयंकर तूफान सुनामी आएगा, जिससे हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी इकोनॉमी पर फोकस करने की बात कहते हैं। बाहर जाके जेक की मुलाकात प्रोफेसर टेरी रेप्सन से होती है, जो कि काफी फेमस ओशनोग्राफर है। टेरी जेक की तारीफ करता है कि उसकी बातों से सहमत होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो में काफी तेज बारिश हो रही थी। लोग इस बीच अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहे थे कि अचानक आसमान से बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले गिरने लगे, जिससे लोगों में काफी हलचल मच गई। ये बर्फ के गोले इतने बड़े थे कि इनके गिरने से लोगों की मौत होने लगी। इसके बाद हम जैक को उसके बेटे सैम के साथ देखते हैं। सैम को एक क्विज कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाना है, जिसके लिए जैक उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाता है। वही स्पेस सैटेलाइट से कुछ एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि अर्थ पर एक अजीब से तूफान का साइज बढ़ने लगा था। इधर प्लेन में हम सैम को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड लॉरा और ब्रियान के साथ था। प्लेन एक तूफान में एंटर करता है और काफी शेक करने लगता है, लेकिन किसी तरह सब सेफ निकल जाते हैं। इधर स्कॉटलैंड वेदर रिसर्च सेंटर में हम देखते हैं कि टेरी को सिग्नल्स मिलते हैं कि समंदर के कई सारे पार्ट्स का टेम्परेचर काफी तेजी से गिर रहा है। वो समझ जाता है कि जैक की थियरी सही थी। न्यूयॉर्क सिटी में जब सैम और उसके दोस्त पहुंचे हैं, तो वो देखते हैं कि बड़ी संख्या में बर्ड्स कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखकर सैम काफी हैरान होता है। यही नहीं, बल्कि एक जू के कुछ एनिमल्स को भी शायद आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। इधर क्विज स्टार्ट होता है, जहां काफी सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इन्हीं में से एक स्कूल का लड़का जेडी लॉरा से फ्लर्ट करता है, जिससे सैम को जेलेसी होती है। सैम लॉरा को पसंद करता है और उसे क्विज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो सिर्फ लॉरा के साथ टाइम स्पेंड करने के वहां गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेरी देर रात में जैक को कॉल करके बताता है कि उसकी थियरी बिल्कुल सही है, क्योंकि अटलांटिक ओशन में काफी तेजी से टेम्परेचर गिर रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा तबाही होने वाली है। जैक ये सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये तो 100-200 साल बाद होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजल्स में बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे थे, और साथ ही उसे शहर में ढेर सारे टॉर्नेडोज बनने लगे थे। इन टॉर्नेडोज से पूरे शहर में तबाही होने लगती है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर इस न्यूज को कवर कर रहे थे। इन्हीं में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी चकनाचूर हो जाती है। इधर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें टॉम, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, सभी साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट से बात करता है। कनाडा के पास भी इसी तरह की कुछ हालात बने हुए हैं। साइबेरिया में एयर प्रेशर काफी बढ़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर तूफान का सिलसिला जारी है। जैक सभी को बताता है कि समंदर का करंट बदल चुका है, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो चुका है, और इसी वजह से इस तरह के ढेर सारे वेदर में बदलाव का सामना ह्यूमंस को करना पड़ेगा। जैक टॉम से कहता है कि उन्हें गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा, लेकिन टॉम उसे पहले प्रूफ्स लाने को कहता है, जिससे वो प्रेसिडेंट को कन्विंस कर सके। जेनेट टकोड़ा, जो कि नासा की मेंबर है, उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। इधर हम जैक की वाइफ लूसी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। उसका पेशेंट पीटर, जो कि एक बच्चा है, ट्यूमर से बीमार है। लूसी उसका काफी ध्यान रखती है। जैक अपनी रिपोर्ट्स लेकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें बताता है कि वेदर काफी भयानक तरह से चेंज हो रहा है और कुछ ही दिनों में ये और ज्यादा भयंकर रूप में ले लेगा। वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें शहरों को खाली करवाने का ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी वार्निंग को साफ साफ इग्नोर कर देता है। जैक का कहना है कि नॉर्थर्न स्टेट्स को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इधर न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त जेडी के घर शेल्टर लेने आ चुके थे, क्योंकि सभी स्टूडेंट स्कूल में फंस चुके थे। 3 चॉपर ब्रिटिश रॉयल फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए बहुत भयंकर तूफान के बीच से होते हुए निकल पड़े थे, लेकिन अचानक उनके फ्यूल जम जाता है और उनके चॉपर भी जम जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो भी सोल्जर्स उसके अंदर थे वो भी जमकर बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं।
टेरी ये खबर जैक को देता हुआ बताता है कि अचानक से टेम्परेचर -150 क्रॉस हो गया। जैक स्कॉटलैंड का डेटा दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि ये यूरिकन है जो काफी तेजी से बढ़ने लगा है। इधर न्यूयॉर्क में काफी तेज बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगा था। जेडी कहता है कि उसका छोटा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और उसे अपने भाई को बचाना जाना होगा। ये सभी लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़े थे जो कि पानी से भरने लगा था। इधर लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में शेल्टर्स लेने लगे थे। सारी टैक्सी सड़कों पर बंद पड़ी थी। सैम, लॉरा, जेडी और ब्रायन भी उस पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लॉरा देखती है कि एक टैक्सी में एक बच्ची फंस गई है जिसे बचाने के लिए वो वापस जाती है। बहुत कम लोगों को अभी इस बात का अंदाजा है कि समंदर का पानी सुनामी बनकर उनकी तरफ आ रहा है। ये सारा पानी शहर के बीच से होता हुआ सभी लोगों को बहा ले जाता है। लॉरा भी इस पानी की चपेट में आने वाली थी कि सैम उसे समय पर बचाकर लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। जैक टेरी को एक डेटा दिखाते हुए कहता है कि वो यूरिकन्स अगले 24 घंटे में तेजी से पूरी पृथ्वी को एक बर्फ के गोले में चेंज कर देंगे। वो टेरी से कहता है कि वो स्कॉटलैंड से निकल जाए, लेकिन टेरी को पता है कि काफी देर हो चुकी है। इधर पब्लिक लाइब्रेरी में ढेर सारे लोग बच गए थे। लॉरा सैम को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद सैम फोन की तलाश में जाता है। जैक अपनी वाइफ लूसी से मिलता है। वो लोग अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें सैम का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि वो लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में सेफ है। सैम पानी में डूबने लगा था। तब जैक उसे कहता है कि एक तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये इतना खतरनाक तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली चीज को पूरी तरह से जमा देगा। वो उसे वार्न करता है कि वो किसी भी हालत में बाहर ना निकले और खुद को गर्म रखे। जैक सैम से प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। सैम अपने पिता की बात सुनता हुआ पानी में पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन अचानक वो पानी से बाहर निकलकर बुरी तरह कांपता है। लॉरा उसे गर्म करने के लिए गर्म कपड़े देती है और उसे टाइट हक करती है ताकि उसकी बॉडी में गर्मी आए। अब बाहर बर्फ पड़ने लगी थी और ये सीन तो बहुत डरा देने वाला था जब एक बहुत बड़ा शिप उनकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग के सामने से गुजरता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जब हालात दोबारा बिगड़ने लगे थे तो जैक को प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, जहां जैक एक्सप्लेन करता है कि ये तूफान पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर को कवर करके बर्फ में जमा देगा। ये तूफान 8 से 10 दिन तक चलेगा, जिसके बाद धीरे धीरे अर्थ खुद को बैलेंस करने लगेगा। जब जैक से पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि लोगों को जितना हो सके साउथ की तरफ भेजा जाए। वाइस प्रेसिडेंट अब भी अपनी अकड़ पर खड़ा रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट जैक की बात से कन्विंस हो चुके थे। जैक मैप पर एक लाइन ड्रॉ करके कहता है जितना हो सके लोगों को नीचे से इवैक्यूएट किया जाए और जो लोग नॉर्थ में है उन लोगों के लिए देर हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि एक पागल साइंटिस्ट के कहने पर हम आधे देश को खाली नहीं करवा सकते, लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट साउथर्न स्टेट्स को इवैक्यूएट करने के ऑर्डर देता है। इधर पब्लिक लाइब्रेरी में जब सभी लोग देखते हैं कि बाहर बर्फ ने पानी को जमा दिया है और बर्फ में चलना पॉसिबल है, तो वो सभी लोग लाइब्रेरी से बाहर निकलकर शहर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। सैम अपने दोस्त को ऐसा करने से मना करता है और बाकी सभी लोग को भी समझता है कि अभी तूफान बंद नहीं हुआ है। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वो तूफान जल्द आने वाला है जो सभी लोगों को जमा देगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं और बाकी सब वहां से बाहर चले जाते हैं। जैक अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए यहां से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है। तब उसके कलीग जेसन और फ्रैंक भी उसके साथ चलने का डिसाइड करते हैं। अब यूएस के सभी लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगे थे क्योंकि बहुत जल्द तूफान यूएस को हिट करेगा। यहाँ लूसी का हॉस्पिटल भी खाली हो चुका था। उसकी कलीग उसे कहती है कि उसने पीटर की एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन लूसी पीटर को अकेला छोड़कर नहीं जाती और वहीं रुकने का डिसाइड करती है। सैम और उसके दोस्तों ने लाइब्रेरी में एक चिमनी में आग जलाकर उस रूम को गर्म रखने के लिए बुक्स को जलाना शुरू किया। ब्रायन सैम से कहता है कि पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर बर्फ से ढक चुका है और उसे नहीं लगता कि सैम के फादर वहां पहुंच पाएंगे, लेकिन सैम को पूरा भरोसा है कि उसके पिता किसी भी हालत में वहां पहुंच जाएंगे। जो लोग लाइब्रेरी को छोड़कर पैदल निकल पड़े थे वो लोग भी अब धीरे धीरे मरने लगे थे। इधर जैक की कार बर्फ में चलते हुए एक बस से टकरा जाती है और वो लोग उससे आगे पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। वो लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे थे जब जैसन अचानक बर्फ से नीचे गिर जाता है। असल में ये लोग एक मॉल के ऊपर चल रहे थे जिसका कांच टूटने की वजह से जैसन नीचे गिरता है, लेकिन वो तीनों रस्सी से कनेक्टेड थे, इसलिए जैसन गिरता नहीं बल्कि लटका रह जाता है। उसके वेट से बाकी का कांच भी टूटने लगा था, जिस वजह से बाकी दोनों भी सकते थे। इसलिए जैसन फ्रैंक और जैक को बचाने के लिए रस्सी काट देता है और खुद की जान सेक्रीफाइस कर देता है। जैक और फ्रैंक को इस बात का काफी दुख होता है। इधर लूसी जो कि पीटर के पास थी, उसे अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि उन्हें लेने के लिए एम्बुलेंस और टीम आ चुकी है। लूसी को इस बात से काफी राहत महसूस होती है। उधर सैम देखता है कि लॉरा को काफी तेज बुखार था। वो उसे फाइनली अपनी दिल की बात बता देता है और दोनों के पीछे एक खूबसूरत किस होता है। मैक्सिको के रेफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट के अलावा सब लोग पहुंच चुके थे। उन्हें वहां न्यूज मिलती है कि प्रेसिडेंट जो कि मैक्सिको की तरफ आ रहा था, स्टॉर्म में मारा गया।
वही अगले दिन लॉरा की हालत और खराब होने लगी थी। तब सैम को पता चलता है कि जब लॉरा उस समय उस बच्चे को बचाने गई थी तो उसके ऊपर चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया और बुखार की वजह से भी इन्फेक्शन ही है। उसके इलाज के लिए उनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन सैम कहता है कि बाहर जो शिप है उसके अंदर जरूर मेडिसिन होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट्स अर्थ का ये भयंकर नजारा देखते हैं और जेनेट को ये फोटोज भेजते हैं। जेनेट टॉम को वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि ये तूफान बहुत बड़ा है जिसने एशिया और यूरोप को ऑलरेडी कवर कर लिया है और 1 घंटे में ये न्यूयॉर्क को हिट करेगा। इधर बर्फ में चलते हुए फ्रैंक अचानक बेहोश हो जाता है और वहां सैम, जेडी और ब्रायन शिप में मेडिसिन ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वो लोग शिप के अंदर एंटर करते हैं जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। उन्हें पीछे पीछे ही कुछ भेड़िए भी शिप के अंदर एंटर कर जाते हैं जो एक जू से भाग कर निकले थे। उन्हें शिप के अंदर मेडिसिन तो मिल जाती है लेकिन भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। सैम बड़ी चालाकी से एक विंडो से बाहर जाकर भेड़ियों को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी दोनों भी शिप से बाहर निकलते हैं। उधर जैक भी फ्रैंक को खींचते हुए जा रहा था कि अचानक वो देखता है कि बर्फीले तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है जो उसे जमा देगा। वो फ्रैंक को एक छत से एक रूम में फेंकता है और उसके अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा लॉक करके आग जला देता है। उधर सैम और बाकी लोगों भी काफी तेजी से लाइब्रेरी के अंदर की तरफ जाते हैं। तूफान के बीच जो भी चीज आती है वो काफी तेजी से जम जाती है। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर सैम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और ढेर सारी किताबें आग में डाली ताकि रूम में गर्मी बढ़ सके। अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो देखता है कि वो एक रूम में जैक के साथ है। जैक उसे साथ लेकर दोबारा भारी तूफान में सैम को ढूंढने लाइब्रेरी की तरफ निकलता है। वो देखते हैं कि ढेर सारे लोग बर्फ से जमकर मर चुके थे। चलते हुए जब रात हो जाती है तो वो दोनों टेंट लगाकर एक जगह रुकते हैं। तब जैक को फ्रैंक कहता है कि उसे लगता है कि सैम अब तक बच नहीं पाया होगा। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि अब धीरे धीरे स्टॉर्म क्लियर होने लगा था। सुबह जब जैक और फ्रैंक अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मौसम अब साफ हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी बर्फ की चादर में पूरा शहर दबा हुआ था। वही वो शिप भी बर्फ के अंदर दबा हुआ था। वो लोग अपने डिवाइस की हेल्प से आगे जाते हैं जहां उन्हें वो लाइब्रेरी मिलती है जो कि बर्फ के अंदर दबी थी। वो लोग अंदर जाते हैं जहां सैम और बाकी सब गर्म रूम में सेफ थे। जैक अपने बेटे को हक करता है। दूसरी तरफ टॉम नया प्रेसिडेंट रेमंड को बताता है कि उन्हें जैक के सिग्नल से रिसीव हुआ है। इसे सुनकर वो खुश होता है और टीम को उनके बचाने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मौसम धीरे धीरे ठीक हो रहा है। साथ ही अब नया प्रेसिडेंट होने के नाते वो एक स्पीच देता है जिसमें वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। वो कहता है कि हम जिन देशों को अपने आगे काफी छोटा समझते थे, आज उन्होंने इस समय आने पर हमारी हेल्प की। उधर टॉम चॉपर लेकर जैक और बाकी सबके पास पहुंचता है। वो उसे देखकर काफी खुश होता है और वो सभी चॉपर्स में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि ढेर सारे लोग अब भी जिंदा अपनी बिल्डिंग पर खड़े थे जिन्हें लेने बाकी चॉपर्स आते हैं। अब सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट अर्थ को देखते हैं कि आज तक उन्हें अर्थ इतनी साफ कभी नहीं लगी। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें यह समझ आता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका फल हमें आगे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आज हम ह्यूमंस जिस तरह अर्थ को इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग कब तक सरवाइव कर पाएंगे।